सभी को नमस्कार। हम पढ़ रहे हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स और आर्ट्स वाले उसको वेस्टी यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। आज का अपना टॉपिक है मांग की लोच यानी कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और मैं हूँ आपका ज्ञान दूत डॉक्टर के एम भाटिया। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक से। अब सबसे पहले ये देखते हैं कि आज हम इसके अंदर पढ़ेंगे क्या। सबसे पहले हम इसके अंदर इसके अर्थ, उसके मीनिंग को समझने की कोशिश करेंगे। बाद में हम हल्की फुल्की इसकी कैलकुलेशन सीखेंगे कि इसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है, और फिर अपन उसकी जो प्रकार है, इसके कितने टाइप्स हैं उनको देखेंगे, और फिर अपन इसके श्रेणियाँ यानी इसकी डिग्रियों को समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर अब अपन सबसे पहले इसकी मीनिंग से शुरुआत करते हैं कि अब हम मांग की लोच को पढ़ते क्यों है और मांग की लोच होती क्या है। देखिए, इससे पूर्व में जैसा हम पढ़ कर आए थे, क्या मांग का नियम, लॉ ऑफ डिमांड, उसने हमको क्या बताया कि भाई प्राइस और क्वांटिटी के बीच में रिवर्स रिलेशनशिप है। मीन्स यदि प्राइस बढ़ी तो क्वांटिटी घटेगी। अब मांग का नियम एक्चुअल में एक क्या है, स्टेटमेंट है, गुणात्मक कथन। ये हमको क्या करता है, इस वाले एंगल से हमको एक डायरेक्शन तो दे सकता है। हमें क्या दे सकता है, एक दिशा। मीन्स कोई भी एक सामान्य व्यक्ति जब एक अर्थशास्त्री से पूछता है, और यदि उस अर्थशास्त्री ने केवल मांग के नियम का अध्ययन किया है, तो वो व्यक्ति पूछेगा कि मैं कीमत बढ़ाऊंगा तो मेरी मांग मात्रा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हम मांग के नियम के आधार पर ये तो कह सकते हैं कि भाई जब आप कीमत बढ़ाओगे तो आपकी मात्रा क्या होगी, घटेगी। लेकिन यदि व्यापारी ने ये पूछ लिया या सामान्य व्यक्ति ने हमसे ये पूछ लिया कि भैया मेरी डिमांड घटकर कितनी कम होगी, तो ये जो कितनी है, इसका उत्तर मांग का नियम नहीं दे सकता। क्योंकि मांग का नियम तो ये बताएगा कि आपकी डिमांड कम जरूर होगी, लेकिन कितनी कम होगी उसके लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, मांग की लोच। तो ये जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो इसका ही उत्तर हमको देगी कि यदि हम प्राइस में चेंज करेंगे तो उसकी वजह से हमारी मात्रा पर कितना परिवर्तन आएगा। ये जो जानकारी देने वाला टूल्स हमारे पास में इकोनॉमिक्स में है, उसी को आप और हम लोग मांग की लोच कहते हैं। तो अब मांग की लोच है क्या, तो देखिए सिंपल सा अपन कहें तो मांग की लोच, इसको अपन एक छोटे से फॉर्मूले से कहते हैं ताकि क्या हमें इसका अर्थ भी बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। मांग की लोच का जो एक नॉर्मल सा सूत्र होता है वो ये है कि भाई मात्रा में आनुपातिक यानी कि प्रोपोर्शनली चेंज, परिवर्तन, डिवाइडेड बाय कीमत में आनुपातिक परिवर्तन। तो देखिए, यदि हमें किसी को इसका अर्थ कहना है मांग की लोच का, तो हम इसको सीधा सा कह सकते हैं, कीमत में आनुपातिक परिवर्तन की वजह से मात्रा में जो आनुपातिक परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं, मांग की लोच। तो जब कोई व्यक्ति हमसे सामान्यतः पूछे कि मांग की लोच है क्या, तो हम कहेंगे कि भैया कीमत में यदि आनुपातिक परिवर्तन हुआ है तो उससे मात्रा में जो आनुपातिक परिवर्तन होगा उसे ही हम क्या कहते हैं, मांग की लोच। लेकिन किसी को टेक्निकली ज़्यादा समझाना है तो हम क्या कहते हैं, ये मांग की लोच है, ये मात्रा में परिवर्तन है, सॉरी मात्रा में परिवर्तन, और ये कीमत में परिवर्तन है। तो हम क्या कहते हैं, मांग की लोच एक रेट है, एक क्या है, दर, जो क्या बताती है कि कीमत में परिवर्तन के कारण मात्रा में कितना परिवर्तन होगा। तो मांग की लोच है क्या, ये एक रेट है, एक दर है, जो हमको ये बताएगी कि भाई कीमत में परिवर्तन करोगे तो उसकी वजह से मात्रा में कितना परिवर्तन आएगा।
या फिर हम इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि कीमत में परिवर्तन के कारण मात्रा में जो परिवर्तन होता है उसी दर को आप और हम लोग क्या कहते हैं, मांग की लोच। तो यही हमारी मांग की लोच का एक सामान्य सा अर्थ है, जिसने हमको क्या सिखाया कि कीमत में परिवर्तन करने पर मात्रा में जो परिवर्तन होता है उसकी दर को अपन मांग की लोच कहते हैं। अब बात करती है कि भाई इसकी गणना कार्य कैसे होगा, इसकी कैलकुलेशन कैसे होगी। तो देखिए, अभी अपन इसके जब प्रकार देखेंगे तो उसमें मैं आपको फिर से बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर जो मैं आपको सूत्र बता रहा हूँ वो मांग की कीमत लोच का है। तो नॉर्मली मांग की जो कीमत लोच है उसको ज्ञात करने का यही फॉर्मूला है, मांग की लोच बराबर मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन बटे कीमत में आनुपातिक परिवर्तन। ये हमारा एक थ्योरेटिकल है सूत्र। लेकिन यदि हम इसका गणितीय सूत्र देखें, गणितीय, तो देखिए हम इसको कुछ इस तरह से कर सकते हैं कि भाई ये जो हमारी कीमत लोच है, अब मात्रा में परिवर्तन हो रहा है ये वाला, डिवाइडेड बाय कीमत में जो परिवर्तन है वो वाला। तो अब इसको थोड़ा सा व्यवस्थित करें तो डेल्टा क्यू बटे क्यू इनटू ये डेल्टा पी को ये पी डिवाइड करा था तो यहाँ पर पी ऊपर चला जाएगा तो पी बटे डेल्टा पी। और इसी को मैं मॉडिफाई करके आपको कहूँ तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ कि भाई डेल्टा डेल्टा एक साथ रख लो और ये पी बटे क्यू। तो हमारी लोच ज्ञात करने का जो फॉर्मूला है वो क्या है, डेल्टा क्यू बटे डेल्टा पी इंटू पी बटे क्यू। अब इसके अंदर जो वर्ड यूज की है उसका सेंस देखते हैं कि ये क्या है। जैसा आप और हम जानते हैं कि डेल्टा का मतलब क्या होता है, चेंज, भाई डेल्टा चेंज को बताएगा। तो ये डेल्टा क्यू लिखा है, इसका मतलब मात्रा में परिवर्तन। डेल्टा पी लिखा है, इसका मतलब कीमत में परिवर्तन। ये तो हमें समझ में आ गया, लेकिन ये P और Q क्या है, तो इसका अर्थ बड़ा स्पेसिफिक है और वो आपको याद रखना है। P का मतलब है प्रारंभिक, इनिशियली जो प्राइस होती है वो, ये सबसे जरूरी वर्ड है और आपको ध्यान में रखना है। कीमत नहीं, प्रारंभिक कीमत। और यहाँ पर भी Q का मतलब तो हम जानते हैं मात्रा होती है, क्वांटिटी, लेकिन कौन सी मात्रा, प्रारंभिक मात्रा। ये हमें सबसे जरूरी ध्यान रखना है कि इस फॉर्मूले में हम जो P यूज करेंगे वो प्रारंभिक होनी चाहिए और जो Q यूज करेंगे वो भी कैसा होना चाहिए, प्रारंभिक। क्योंकि यहाँ पर मैं आपको पहले ही बता दूं, जैसा हम जानते हैं कि मांग का नियम कीमत और मात्रा में विपरीत संबंध को बताता है, यानी विपरीत बोलो तो ऋणात्मक संबंध बताता है। इसीलिए जब अपन मांग की लोच कैलकुलेट करते हैं तब अपन प्लस माइनस के जो चिन्ह है उनकी क्या करते हैं, उपेक्षा। मीन्स आप ध्यान नहीं देते, क्योंकि वैसे भी हम जानते हैं कि कीमत और मात्रा के बीच में विपरीत संबंध होना है, इसलिए आंसर वैसा ही आएगा। इसलिए हम प्लस माइनस को ध्यान में नहीं रखेंगे। अब इसकी गणना कैसे करेंगे, तो चलो मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण बताऊं कि भाई हमारा एक उपभोक्ता है, वो क्या कर रहा है, सामान खरीदने जा रहा है, ठीक है। अब वो क्या कर रहा है कि पहले अपन उसकी कीमत लिख लेते हैं और ये उसकी मात्रा। हमारा उपभोक्ता 10 रुपये पर 100 इकाई खरीद रहा है। अब यदि कीमत घट गई, मान लीजिए 9 रुपये हुई, तो मात्रा क्या होगी, बढ़ेगी, मान लीजिए 120 हुई। तो अब आपको ये बताना है कि भाई इसकी लोच कितनी है। और दूसरी चीज़, ये पहली चीज़ और ये दूसरी चीज़, यदि हम हैं भविष्य में कीमतों में 15% चेंज करने का सोच रहे हैं, तो बताइए हमारी मात्रा पर कितना परिवर्तन आएगा, ठीक है। तो चलो इसको ही है अब अपन क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए क्या है, ये कीमत, ये मात्रा, इसको मैंने एक सारणी यानी कि टेबल के फॉर्मेट में लिखा। ये प्रारंभिक थी पहले वाली और ये बाद वाली। अब मुझे फॉर्मूला तो ये यूज करना है, यानी कि ईपी बराबर, ईपी यानी आप जानते हो
ये लोच को बताता है, मांग की लोच, ईपी इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस। तो डेल्टा क्यू बटे डेल्टा पी इंटू पी बटे क्यू। अब पहले हमें डेल्टा भी ज्ञात करना होगा। तो यहाँ पर देखिए, ये जो पी है ये प्रारंभिक और बाद वाली में से पहले वाली घटाई तो 9 में से 10 गया तो -1 आता है। लेकिन मैंने क्या कहा, प्लस माइनस की हमें क्या करनी है, उपेक्षा, हमें ध्यान नहीं देना है, ठीक है ना। तो मैंने सीधा क्या कर लिया, डेल्टा पी 9 में से 10 गया तो 1 आता है, 1 लिख लिया। और डेल्टा क्यू 120 में से 100 गए तो 20। तो यहाँ पर ये जो मैंने है एक साधारण सी गणना की है डेल्टा पी और डेल्टा क्यू की, बाद वाले में से पहले वाले को घटाकर दोनों चीज़ें आ गई, इस वाली में से इसको घटाया और इस वाली में से इसको घटाया। मैं वापस याद दिला रहा हूँ, प्लस माइनस को मैं ध्यान नहीं रख रहा हूँ, ठीक है। तो ये गणना कार्य समझ में आई। यदि आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं इसको वापस समझा दूंगा। अब हमारे पास में ये चीज़ें आ गई भाई, डेल्टा क्यू हमारा आया है तो वो 20 आया है, डेल्टा पी हमने यहाँ से लिखा वो 1 आया है। अब भाई यहाँ पर अभी हमने सीखा था कि पी और क्यू का मतलब क्या होता है, प्रारंभिक कीमत और प्रारंभिक मात्रा। ये प्रारंभिक है तो कीमत प्रारंभिक कितनी थी, 10, मात्रा भी प्रारंभिक लेना, कितनी है, 100, 0 से 0, 0 से 0। तो हमारी लोच का जो उत्तर आया है वो कितना आया है, 2, ठीक है ना। तो ये हमारा आंसर है। अब देखो लोच का उत्तर ऐसे ही आएगा, न क्वांटिटी न रुपीज, कुछ भी नहीं, केवल एक डिजिट के रूप में होगा। तो ये हमारा पहला आंसर तो आ गया। अब दूसरा इन्होंने पूछा था कि यदि भाई ये प्राइस में अब 15% चेंज करेंगे तो क्वांटिटी में कितना चेंज आएगा। तो जैसा हमने इससे पूर्व जो फॉर्मूला यूज किया था, भाई कीमत में चेंज करने के कारण मात्रा में जो चेंज आ रहा था उसी रेट को तो अपन लोच कह रहे थे। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि अपनी लोच और प्राइस में जो चेंज हो रहा है उसको यदि मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो क्वांटिटी में चेंज आएगा कि नहीं आएगा। तो बस इसी कंसेप्ट को इसको इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया तो ये ऑटोमेटिक ज्ञात होगा। इस वाले को मैं यहाँ एडप्ट कर लेता हूँ, किसकी, सेकंड थिंग के लिए, कि भाई अपनी जो इलास्टिसिटी थी और डेल्टा प्राइस था तो उसकी वजह से डेल्टा क्वांटिटी फाइंड आउट हो जाएगी। तो अब अपन ने क्या किया, यहां पर अपनी इलास्टिसिटी आई 2 इंटू प्राइस में चेंज कितना है 15%, तो क्वांटिटी में चेंज कितना होगा 30%। ये हमारा सेकंड आंसर। तो चूंकि हमारी लोच का मान 2 था इसलिए जब हमारा व्यापारी कीमतें 15% चेंज करेगा तो मात्रा में चेंज कितना आएगा 30%। और मैं आपको वापस याद दिलाऊं, कीमत और मात्रा के बीच में विपरीत संबंध तो रहेगा ही, इसलिए यदि वो कीमतें बढ़ाएगा तो मात्रा घटेगी, और रिवर्स में यदि मान लीजिए उसने 15% कम की तो 30% उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। तो ये है हमारी लोच जिसको हम कैलकुलेट करते हैं। अब अपन इसकी थोड़ी सी श्रेणियों की बात करते हैं। यदि आपको कैलकुलेशन समझने में दिक्कत आई है या आपको लगता है कि अभी भी आपकी कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपके डाउट्स को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। अब अपन देखते हैं कि भाई मांग लोच की पहले प्रकार बता देता हूं ताकि क्या, ये एक छोटा हेडिंग है बीच में आ रहा है, फिर अपन उसकी श्रेणियां पढ़ लेंगे। तो देखिए, जैसा कि इसके पूर्व के वीडियो में मैंने बताया था आपको, जिस तरह से मांग के प्रकार होते हैं वैसे ही मांग की तरह मांग की लोच के भी 3 प्रकार होते हैं। एक कीमत लोच, दूसरी आय लोच, और तीसरी तिरछी ऑब्लिक आड़ी लोच यानी कि क्रॉस इलास्टिसिटी। चूंकि इनका अध्ययन अपन वापस अलग से करेंगे, तो मांग की लोच अपने आप में किसका पर्याय है, कीमत लोच का। इसलिए जब मैं वर्ड केवल यूज कर रहा हूं मांग की लोच तो आप मान के चलिए मैं किसके बारे में आपसे बात कर रहा हूं, कीमत लोच के बारे में। आय लोच और आड़ी लोच को अपन वापस बाद में नए वीडियो में देखेंगे। तो अब अपन इसी कीमत लोच की क्या पढ़ रहे हैं, श्रेणियां। अब उसकी अपन डिग्रियां पढ़ते हैं।
कि भाई मांग लोच की कितनी श्रेणियां होती है। तो देखिए, जब इससे पूर्व अभी अपन ने सीखा उसकी गणना, उसकी कैलकुलेशन सीखी थी। तो देखिए, मांग की जो लोच है, और मैं वापस आपको याद दिलाऊं, जब भी मैं मांग की लोच वर्ड यूज कर रहा हूं तो इसका मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूं, उसकी कीमत लोच का। मांग की लोच कहूं या मांग की कीमत लोच कहूं, दोनों क्या है, एक ही है। तो यहां पर ये कीमत लोच भी यूज कर सकते हैं और मांग लोच भी यूज कर सकते हैं। अब जब कीमत लोच की गणना करते हैं तो देखिए, आप जब इसको कैलकुलेट करोगे क्या, तो इसका जो वैल्यू आएगा, जैसे पिछले सवाल में अपन ने सॉल्व किया था, वहां पे 2 आंसर आया था। तो जब आप इसकी वैल्यू देखोगे तो एक तो इसकी मैक्सिमम आंसर और एक इसका मिनिमम आंसर, ठीक है ना। आप देखोगे यदि हम इसके अलग अलग तरह के सवाल सॉल्व करते हैं कि, तो हमें जो इसका मैक्सिमम आंसर मिलता है वो आएगा इन्फिनिट, मतलब अनंत, ठीक है। और इसका जो मिनिमम आंसर आएगा क्या, वो होगा 0, यानी कि 0। और इसके बीच में खूब सारे आंसर आपको मिल सकते हैं। तो उनको अपन क्या करते हैं, इसके जो बीच में आंसर होते हैं उनको अपन, या तो वो आंसर 1 होगा या फिर 1 से कम होगा। फॉर एग्जांपल ऐसे लिख रहा हूँ, वैसे कोई सा भी हो सकता है, 0.6 भी हो सकता है, 0.44 भी हो सकता है, कुछ भी। या फिर 1 से ज़्यादा होगा, जैसे मान लीजिए 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 10 हो सकता है, कुछ भी। तो यहाँ पर मोटे मोटे तौर पर हमें एक बात ये समझ में आ रही है कि भाई मांग की लोच या तो अनंत होगी या 0 होगी, और इनके बीच में कितने भी आंसर आएंगे उनको अपन 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं। तो वो 3 कैटेगरी क्या है, या तो 1 के बराबर आएगा, उसको अपन कहते हैं लोचदार मांग, यानी कि इकाई के समान। या फिर क्या हो सकता है, हमारी लोच का मान 1 से ज़्यादा आ सकता है, यानी कि इकाई से अधिक। या फिर क्या होगा, हमारी लोच का मान 1 से कम आ सकता है, यानी इकाई से कम। तो इस प्रकार आप देखोगे, तो जब हम श्रेणियों की बात करते हैं तो मांग लोच की कितनी श्रेणियां आपके सामने दिख रही है, 5। अनंत लोच, इकाई से अधिक, इकाई के बराबर, इकाई से कम, और 0 लोच। तो इन्हीं 5 श्रेणियों को अपन थोड़ा विस्तार से सीखेंगे। सबसे पहली वाली जो है अपनी अनंत लोच, यानी कि इन्फिनिट इलास्टिसिटी, इसको आप और हम लोग बोलते हैं पूर्णतया लोचदार मांग, यानी कि परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। और इसको लिखेंगे कैसे कि भैया ईपी कितनी होती है, तो भाई ईपी कितनी होती है, अनंत के बराबर। इस इन्फिनिट के बराबर हमारी लोच होगी। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि भाई आप अपनी प्राइस में बहुत माइनर सा चेंज करोगे, सूक्ष्म सा, माइनर सा, लेकिन आप क्या देखते हैं कि आपकी डिमांड में बहुत ज़्यादा चेंज आता है, अत्यधिक परिवर्तन होता है। तो अनंत लोच क्या है, जब कीमतों में सूक्ष्म परिवर्तन हो लेकिन मात्रा में अत्यधिक परिवर्तन हो, तो उसे अनंत लोच कहते हैं, यानी कि पूर्णतया लोचदार मांग। क्योंकि नॉर्मली हम जानते हैं कि दुनिया में ऐसी वस्तुएं कोई नहीं है जिसकी कीमतों में बहुत ही सुई की नोक जितना चेंज करे और उसकी मात्रा में बहुत बड़ा बवाल मच जाए, ऐसा नॉर्मली कोई भी वस्तु नहीं है। इसलिए ये कैसी है, काल्पनिक। लेकिन आपके दिमाग में यदि ऐसी कोई चीज़ है जिसकी कीमत में बड़ा माइनर सा चेंज करने पर उसकी क्वांटिटी में बहुत बड़ा परिवर्तन आता है, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करूँगा। फिलहाल के लिए तो मैंने इसको काल्पनिक लिख लिया है। अब इसको डायग्राम से अपन बताते हैं कि भाई ये चीज़ होगी कैसे। तो देखिए, डायग्राम में आप देखोगे क्या, तो यहाँ पर मैं इसको बता रहा हूँ कि यहाँ हमारी प्राइस आई और यहाँ हमारी क्वांटिटी। अब क्या हो रहा है कि प्राइस तो इतनी ही थी, ये P0 थी, और मात्रा Q0 थी। अब प्राइस में मैंने सुई के नोक जितना चेंज किया, मान लीजिए बढ़ा दी, तो मात्रा अचानक देखते हैं
कि घटकर यहाँ आ गई और सुई की नोक जितनी प्राइस घटा दी, जो पता ही नहीं चल रहा क्योंकि ये अभी भी यही का यही है, लेकिन फिर भी आप क्या देखते हैं कि आपकी डिमांड खूब ज़्यादा बढ़ गई। तो ऐसी स्थिति में हमारा डिमांड कर्व एक्स अक्ष के पैरेलल यानी कि ये हॉरिजेंटल हमको मिलेगा। तो जब डिमांड कर्व हॉरिजेंटल होता है तो आप मान के चलिए आपकी इलास्टिसिटी कितनी है, इन्फिनिट। समझ में आया? जब मांग वक्र एक्स अक्ष के समांतर मतलब हॉरिजेंटल है तो लोच कितनी होगी, अनंत, क्योंकि यहाँ पर कीमतों में हल्का सा चेंज आ रहा है लेकिन उसकी वजह से जो डेल्टा क्यू है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो कीमतों में हल्का सा या सूक्ष्म परिवर्तन करने पर जब मात्रा में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आता है उसे ही हम अनंत लोच कहते हैं। अब अपन इसकी दूसरी श्रेणी देखते हैं कि भाई इकाई से अधिक, इकाई से अधिक लोच यानी कि EP ग्रेटर देन 1, मतलब आपकी लोच है वो लोच इकाई यानी कि एक से क्या है, ज़्यादा। ज़्यादा कितनी भी हो सकती है, 2, 3, 10, 100 कुछ भी, ठीक है ना। तो जब आपकी लोच का आंसर एक से ज़्यादा आता है तो उसे हम क्या कहेंगे, इकाई से अधिक लोच। और इसको अधिक अपन बोलते हैं अधिक लोचदार मांग। कई बार इसको अत्यधिक लोचदार मांग भी कहते हैं, वो एक ही है, इकाई से अधिक। अब इसका क्या मतलब हुआ कि इकाई से अधिक लोच है तो क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये है कि भाई ऐसी स्थिति जहां आप कीमतों में थोड़ा सा परिवर्तन कर रहे हैं लेकिन हम क्या देखते हैं उसकी वजह से हमारी मात्रा में क्या होता है, अधिक परिवर्तन होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने कीमत में केवल 5% चेंज किया लेकिन मात्रा में 15% चेंज आया, तो ऐसी स्थिति को हम कहेंगे कि भैया इस वस्तु की लोच इकाई से अधिक है, मतलब ये अधिक लोचदार मांग है। जहां हमने ये देखा कि कीमतों में थोड़ा सा परिवर्तन हमारी मात्रा में बहुत बड़ा परिवर्तन लेके आ रहा है। और इसी चीज को हम नॉर्मली एक डायग्राम से बता सकते हैं। ये हमारी कीमत, ये हमारी मात्रा। अब पहले एक सामान्य अवस्था ले लीजिए, ये P और Q। अब हम क्या कह रहे हैं, कीमतों में थोड़ा सा परिवर्तन, तो चलो मैंने कीमत घटा के P से P1 की, तो ये जो कीमत में चेंज आया तो ये वाला बॉक्स इसको बताएगा डेल्टा P को। तो डेल्टा P कम होना चाहिए किससे, डेल्टा Q से। तो ठीक है, आप कीमतों में ज़्यादा, ये कीमतों में थोड़ा परिवर्तन और मात्रा में ज़्यादा परिवर्तन हो गया, ये डेल्टा Q। तो कीमतों में होने वाला परिवर्तन कम है लेकिन मात्रा में होने वाला परिवर्तन ज़्यादा है। तो इसी स्थिति को, इसको टच करना मेरे थोड़ा रह गया, तो इसी स्थिति को अपन कहते हैं इकाई से अधिक लोच। यानी कीमतों में किए गए परिवर्तन की तुलना में मात्रा में परिवर्तन कैसा होता है, अधिक, तो उसको बोलते हैं इकाई से अधिक लोच। अब आपके लिए एक मैं क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूं, मुझे कमेंट करके बताइए कि ऐसी कौन सी वस्तु होती है जिसमें हमें इकाई से अधिक लोच मिलती है। तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। फिर हमारी तीसरी लोच है इकाई के समान, इकाई के समान लोच, समान लोच। यानी कि ये हमारी लोच है वो समान है किसके, इकाई यानी कि एक के, तो उसको आप और हम लोग लोचदार मांग भी कहते हैं। अब इसका सामान्य भाषा में क्या मतलब हुआ, तो सामान्य भाषा में सीधा मतलब हुआ कि भाई हम जितना परिवर्तन कीमत में करेंगे उतना ही परिवर्तन किस में आएगा, मात्रा में। फॉर एग्जाम्पल यदि मैंने कीमतें भी 10% बढ़ाई तो मात्रा 10% घट गई, तो कीमत के समान ही मात्रा में जब परिवर्तन होता है तो उसको क्या कहेंगे, इकाई के समान लोच। और इस केस में आप देखोगे तो हमारा जो डिमांड कर्व है वो एकदम 45 डिग्री का कोण बनाएगा एक सीधी सरल रेखा के रूप में।
और ऐसी स्थिति में हम और आप क्या देखते हैं कि जितना डेल्टा पी होता है उतना ही क्या होगा, डेल्टा क्यू। तो डेल्टा पी और डेल्टा क्यू समान होता है। और हमारा जो डिमांड कर्व है वो ध्यान रखना कितना एंगल बनाएगा, 45 डिग्री का। और चूंकि इसकी वजह से क्या होता कि मैं इस बिंदु से इस बिंदु पर आता हूं, जैसे ए से बी पर, तो यदि ए से बी पर आने पर कीमत में 10% चेंज हुआ है तो डेफिनेटली मैं कह सकता हूँ मात्रा में भी कितना चेंज हुआ होगा, 10%। इसी खासियत की वजह से जब लोच इकाई के समान होती है तब हमारा जो मांग वक्र होता है उसे हम क्या कहते हैं, आयताकार अतिपरवलय मांग वक्र। ये ध्यान रखना, जब मांग की लोच इकाई के समान होती है तब हमारा जो डिमांड कर्व होता है उसे क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला डिमांड कर्व, आयताकार अतिपरवलय मांग वक्र। और ये आपको ध्यान में रखना क्योंकि ये सबसे जरूरी चीज है और आपसे बार बार पूछी जाएगी। अब इसके लिए भी मैं आपके एक क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ, मुझे ये बताइएगा कमेंट करके कि ऐसी कौन सी वस्तु है जिनमें आपको इकाई के समान लोच देखने को मिलती है। और ये वाली चीज तो आपको याद रखनी से कि किस स्थिति में मांग वक्र अतिपरवलय होगा, कौन सी स्थिति में, जब लोच कितनी होगी, इकाई के समान। अब अपन अगली लोच की श्रेणी देखते हैं, तो वो अपनी थी चौथी, यानी कि बेलोचदार, यानी कि इकाई से कम। मीन्स ये इकाई है, इससे कम लोच है, यानी लोच का आंसर 1 से कम आ रहा है, और उसको अपन क्या बोलते हैं, बेलोचदार मांग। ठीक है, एनालास्टिक डिमांड। तो इसमें क्या होगा कि भाई कीमतों में तो हमने खूब परिवर्तन किया लेकिन मात्रा में परिवर्तन कैसा हो रहा है, कम। जैसे मान लीजिए मैं किसी वस्तु की कीमत तो 20% घटा रहा हूं लेकिन डिमांड केवल 5% ही बढ़ी, तो ऐसी स्थिति में हम ये कहेंगे कि कीमतों में ज्यादा परिवर्तन आ रहा है लेकिन मात्रा में परिवर्तन कम हो रहा है, तो उसको हम बोलते हैं बेलोचदार, यानी कि इकाई से कम। और इसको अपन है एक साधारण से रेखा चित्र से बताना चाहे तो हम कुछ इस तरह से इसको बता सकते हैं। जैसे ये एक सामान्य अवस्था P और Q, अब मैंने कीमतें कम की, P से P1 पर आया तो कीमतों में तो ये इतना डेल्टा चेंज हुआ लेकिन मात्रा में इसकी तुलना में कम होगा, तो ये Q से Q1, तो आप देख सकते हैं डेल्टा Q बहुत मामूली सा बना है। तो जितना परिवर्तन कीमत में हुआ उसकी तुलना में मात्रा में परिवर्तन क्या हो रहा है, कम। तो ऐसी स्थिति में आप देखोगे हमारा मांग वक्र ऐसे ज्यादा सीधे ढलान पर मिलेगा, यानी कि मेरी लोच कैसी है, इकाई से कम। तो जब कीमत में अधिक परिवर्तन होगा और मात्रा में कम परिवर्तन होता है उसको हम इकाई से कम लोच कहते हैं। और इसका भी मुझे उत्तर दीजिएगा कि ऐसी कौन सी वस्तु है जहां पर आपको लोच कैसी मिलेगी, इकाई से कम। मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। और फिर अंतिम जो है वो शून्य लोच, जीरो इलास्टिसिटी, यानी कि जिसको हम बोलते हैं पूर्णतया बेलोचदार मांग, परफेक्टली एनालास्टिक डिमांड। अब ये शून्य लोच है, इसका मतलब भाई अपनी लोच कितनी है, जीरो, शून्य के बराबर। और इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये है कि आप कीमतों में अत्यधिक परिवर्तन करते हैं, मतलब आप कीमतें ऊपर से नीचे कम कर लेते हैं लेकिन भाई डिमांड पर उसका कोई प्रभाव देखने को नहीं मिलता, और होता है भाई तो इतना कम कि आपको पता ही नहीं चलता। तो जब कीमतों में अत्यधिक परिवर्तन होता है लेकिन मात्रा में सूक्ष्म परिवर्तन होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, शून्य लोच। नॉर्मली हम इसको भी क्या कहते हैं, काल्पनिक, क्योंकि ऐसी चीजें भी बहुत रेयर है। फिर भी आपके ध्यान में हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मेरे दिमाग में है, मैं आपको फिर कभी बताऊंगा ताकि मैं ये पता कर सकूं कि आप इसके बारे में क्या अपनी राय रखते हैं। अब इसका जब अपन डायग्राम देखें तो हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर हमारी कीमत
और ये हमारी मात्रा। अब ये डिमांड कर हमें वर्टिकल मिलेगा, यानी कि y अक्ष के समांतर। और इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि मैंने कीमतें खूब बढ़ाई, लेकिन आप देखो मात्रा कम नहीं हुई। कीमतें खूब घटाई, लेकिन मात्रा नहीं बढ़ी। तो ऐसी स्थिति में हमारी लोच शून्य होती है। मीन्स कीमतों में अत्यधिक परिवर्तन करने पर भी मात्रा में सूक्ष्म परिवर्तन होता है, तो उसे हम शून्य लोच कहते हैं। तो ये हमारी लोच की श्रेणियां थी जो हमने देखी थी। अब कई बार इनको एक साथ अपन देख लेंगे तो ये डायग्राम हमें कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। ये हमारी अनंत लोच, ये हमारी शून्य लोच, और इसके बीच में ही इकाई से अधिक, इकाई के समान और इकाई के कम। तो ये हमारी लोच की श्रेणियां थी जो आप और हमने मिलकर पढ़ी है। इसके संबंध में और भी आपको यदि कोई समस्या आए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं उसको नई वीडियो बनाकर सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। आज के लिए धन्यवाद।